गुड इवनिंग गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, एज यू नो, हम प्रीवियस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट्स कर रहे थे। हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंप्लीट किया था और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था हमने वो भी कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने कंपैरिजन भी किया था। तो इसी तरीके से आज हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन इससे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, जिससे कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। राइट, सो वी जस्ट स्टार्टेड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था: ट्रेड, कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड रेवेन्यू। तो इसी तरीके से हम इसको आज भी करेंगे और हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में ट्रेड में क्या था। सो गाइज, एज यू नो, ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। पूरे ट्रेड के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। राइट, कंट्रोल ऑफ कंपनी में हमने देखा था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अलग कर दिया गया था। राइट, और कमर्शियल एक्टिविटीज को कौन देख रहा था? कंट्रोल था उसके ऊपर कंपनी ऑफ डायरेक्टर्स का, जो कि 24 थे नंबर में। और पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर किसका कंट्रोल था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो कि 6 थे नंबर में। राइट, और इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि पिट्स इंडिया 1784 में इसको डुअल गवर्नमेंट बोला गया। राइट, सो डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? पिट्स इंडिया एक्ट से 1784 के, जिसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग अलग कर दिया गया था। राइट, उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जैसा ही था, बट उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर कर दिए गए थे। राइट, सो बंगाल का जो प्रोविंस था उसका गवर्नर जनरल था, लेकिन जो सबऑर्डिनेट थे प्रोविंसेस जैसे कि मद्रास और बॉम्बे, राइट, इनके जो थे वो गवर्नर थे। राइट, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी, जिसके 3 मेंबर्स कर दिए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थे, इफ यू रिमेंबर इट। एंड गाइज, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन आई वुड अर्ज यू टू प्लीज वॉच दैट इन माई प्लेलिस्ट, और आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। राइट, सो नाउ वी कम टू सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक गवर्नर जनरल था, ओके, एंड उसके नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 3 मेंबर कर दिए गए थे। अब यहाँ से ये जो गवर्नर जनरल थी, गवर्नर जनरल की पोस्ट पावरफुल हो चुकी थी। कैसे पावरफुल हो चुकी थी? क्योंकि अगर हम देखें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे और ये टोटल 5 लोग हुआ करते थे गवर्नर जनरल को मिला के। राइट, तो मेजोरिटी के लिए 3 मेंबर्स का हाँ होगी जब तक, मीन्स अगर 3 मेंबर एग्री करेंगे तभी कोई बिल पास हो पाएगा, लॉ बन पाएगा। राइट, तो इसका मतलब क्या था कि गवर्नर जनरल तो एग्री था ही ऑलरेडी, 2 काउंसिल के मेंबर उसको चाहिए थे कोई भी बिल पास कराने के लिए। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते थे, क्योंकि अगर ये कंसेंट नहीं देंगे तो कोई भी लॉ बन नहीं पाएगा। तो इसलिए गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी वो वीक हो गई थी। लेकिन अगर हम देखें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ? अब यहाँ पे जो मेंबर्स थे ये 3 हो गए। राइट, इसका मतलब गवर्नर जनरल को मिला के 4 मेंबर्स हो चुके हैं टोटल। कोई भी लॉ पास कराने के लिए अब केवल 2 लोगों की सहमति चाहिए होगी, जिसमें एक तो गवर्नर जनरल खुद ही है और एक को तो वो अपने साथ एग्री कर ही लेगा, तो लॉ इजीली पास हो पाएगा। इसलिए गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी वो स्ट्रांग हो चुकी थी। इसी तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का अगर देखा जाए तो एज यू नो कि जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है उसके पास पावर ज़्यादा थी, और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया गया था और इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 3-3 मेंबर कर दिए गए थे। नाउ वी कम टू रेवेन्यू सेक्शन। रेवेन्यू में आपने कल पढ़ा था कि कमर्शियल ट्रेड जो भी कंपनी का होता था वहां से पैसा आता था कंपनी के पास, और दूसरा जो रेवेन्यू जनरेट होता था ब्रिटिश पोजेशन से वो इंक्लूड होता था, प्लस सॉल्ट टैक्स। तो ये रेवेन्यू का जरिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो गाइज, अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की, तो इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंडिया में। एंड यू कैन सी कंपनी की टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजीशन बोला गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश पोजीशंस। राइट, पहले ये होता था EIC पोजीशन, मीन्स ईस्ट इंडिया पोजीशन। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी के अफेयर्स को एडमिनिस्टर करने के लिए इंडिया में। ओके, नाउ गाइज वी कम टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चार्टर एक्ट में देखा जाए तो ट्रेड, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी वो सारे ट्रेड से हटके केवल 2 के ऊपर मोनोपोली रह गई थी। मीन्स एकाधिकार जो है
ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल 2 चीज में रहेगा, एक तो टी के ट्रेड में और एक ट्रेड विद चाइना में. Okay guys, so this is very important because it can be asked like which of the 2 areas were there in which the monopoly of British East India Company was there. So there was tea trade and trade with China. Now we come to control of company. Control of company अगर हम देखें तो control of company में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था. कमर्शियल एक्टिविटीज को अभी भी COD ही कंपनी ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज कर रहे थे और पॉलिटिकल अफेयर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही मैनेज कर रहे थे. तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए हम इसको टिक लगा देते हैं. राइट नाउ वी कम टू एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं आए थे. जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो इनसे सुप्रीम था. मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी वो सबऑर्डिनेट हो चुकी थी, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया था. नाउ वी कम टू सेंट्रल लेजिस्लेचर. सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी ऐसा कोई चेंज नहीं आया था. जैसे कि गवर्नर जनरल था वो बहुत पावरफुल था एज कम्पेयर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को 3 ऑलरेडी कर चुके थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया. नाउ वी कम टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी गाइज कोई चेंजेस नहीं आए थे, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी वो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट थी और इस वाले एक्ट 1813 में भी वो सबऑर्डिनेट थी. राइट सो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया था. नाउ वी कम टू रेवेन्यू. रेवेन्यू में चेंजेस आए थे. रेवेन्यू में क्या चेंजेस आए थे कि जो कमर्शियल ट्रेड था जो हमने अभी देखा इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और ये जो थे रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया प्लस सॉल्ट टैक्स, इन दोनों को अलग अलग कर दिया था. मीन्स ये अलग अलग मैनेज होंगे अब. सो इन दोनों को 2 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया था. So guys, this was for today, and these we have compared the Pitt India Act with Charter Act of 1813. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 करेंगे एंड देन चार्टर एक्ट ऑफ 53 करेंगे 1853. I hope this table will make you understand the things very clear and in easy way. Thank you so much. Have a nice day. And guys, if you like the content of my video, please like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.